नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक बिहाइव का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। स्टूडेंट, ये जो आपका चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एविली ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट के बारे में। यानी कि हमारी जो ग्लीनी है वो क्या करती है, ध्वनि को सुनती है बिना उसे सुने ही। अब ये तो क्या हो गई, थोड़ी सी अजीब बात हो गई कि भाई कोई बिना ध्वनि को सुने क्या कर रहा है, उसे सुन पा रहा है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि हमारी एविली ग्लीनी जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो बहरी है, यानी कि वह सुन नहीं सकती हैं। अब फटाफट से जानते हैं इस चैप्टर की ऑथर के बारे में, जिनका नाम है Deborah Cowley, was born in India, grew up in Toronto, Canada, is a freelance writer and broadcaster. इनका जो जन्म है स्टूडेंट्स वो इंडिया में हुआ था और ये बड़ी कनाडा के अंदर हुई थी। ये फ्रीलांस में मतलब कि अपने हिसाब से ही राइटिंग करती हैं और क्या करती हैं, ब्रॉडकास्ट करती हैं। अब जानते हैं कि आखिर आप द साउंड ऑफ म्यूजिक में पढ़ने के वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, द साउंड ऑफ म्यूजिक डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स के अंदर, दो भागों के अंदर बटा हुआ है। ईच पार्ट फोकसेस ऑन टू म्यूजिशियंस, एविली ग्लीनी एंड बिस्मिल्लाह खान। हर एक पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो दो अलग अलग जो म्यूजिशियंस है, संगीतकार है, उन पर क्या है फोकस करता है, यानी कि उस पर ध्यान देता है। अब पहला जो पार्ट है वो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एविली ग्लीनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा पार्ट किसके बारे में है, आपका बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। Part 1 throws light on Emily's life and struggles to become a successful musician. अब ये जो पहला पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आपका जो है वो हमें बताता है किसके बारे में, इनकी ग्लीनी के जीवन के बारे में, और इन्होंने कितने सारे संघर्ष किए हैं एक सक्सेसफुल, यानी कि बहुत ही सक्सेसफुल संगीतकार बनने के लिए। तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं, पर उससे पहले पढ़ेंगे बिफोर यू रीड वाला पार्ट। देखिए, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान जो है उन्होंने उनसे क्या ले ली है, सुनने की जो ताकत है वो ले ली है, उनकी सुनने की जो क्षमता है उसे ले लिया है। लेकिन भगवान ने उन्हें वापस क्या दे दी है, एक बहुत ही अद्भुत सी चीज वापस दे दी है। यानी कि एविली ग्लीनी जो है स्टूडेंट्स, उनकी वो मैंने आपको बताया कि वह सुन नहीं सकती है, तो कहा जा रहा है कि भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता जो है उसे तो ले लिया है, लेकिन उन्हें एक बहुत ही अद्भुत चीज क्या है, दे दी है। What we hear, she feels. हम जो कुछ सुनते हैं वह उसे महसूस करती है। Far more deeply than any of us. हम सब जितना ज्यादा किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे ज्यादा गहरा वह उन चीजों को क्या करती है, महसूस करती है। अब देखिए, ऐसा होता ही है ना कि भगवान अगर किसी को क्या देता है, कोई डिसएबिलिटी देता है, कोई अपंगता देता है, तो साथ ही साथ में उसमें कुछ अलग अलग बहुत ही अद्भुत चीजें भी दे देता है। तो जैसे कि हम सिर्फ क्या है, म्यूजिक को सुनते हैं, लेकिन हमारी ये जो ग्लीनी है वो क्या करती है, म्यूजिक को फील करती है, म्यूजिक को महसूस करती है, और हम सभी सुनने वालों से ज्यादा क्या है, उससे ज्यादा गहरी तरीके से उसे महसूस करती हैं। That is why she expresses music so beautifully. इसी कारण से वह म्यूजिक को, संगीत को इतनी सुंदरता से क्या कर पाती हैं, एक्सप्रेस कर पाती हैं, उसे व्यक्त कर पाती हैं। Evelyn Glennie, who fought against a physical disability and made her life a success story. एविली ग्लीनी कौन है स्टूडेंट्स, अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें तो वह व्यक्ति कौन है, जिन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता से लड़ा है और क्या किया है, अपनी लाइफ को क्या बनाई है, एक सक्सेस स्टोरी बनाई है। यानी कि वह इतनी ज्यादा सफल हो गई हैं कि अब वो क्या है, पूरी तरीके से अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो खुद पूरी की पूरी क्या है, सक्सेस है। यानी कि अगर आप उन्हें देख रहे हैं तो यानी कि वह खुद एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, काफ़ी ज़्यादा सफल है लाइफ में, और काफ़ी लोग जो हैं स्टूडेंट्स उन्हें जानते हैं। अब देखिए, शुरू करते हैं हमारे पार्ट को। रश आर crowds jostle for position on the underground train प्लेटफॉर्म। रश आ रहा है, बहुत भीड़ भाड़ वाली क्या है, जगह है,
और जो क्राउड है, जो भीड़ है, उसमें धक्का मुक्की हो रही है किसके लिए? अपनी जगह बनाने के लिए। वो जो नीचे क्या है, एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, यानी कि सीढ़ियां बनी हुई है, उससे नीचे अंडरग्राउंड में क्या है, एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म है। तो वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेन आने वाली है तो सबको होता है ना, आपने देखा होगा स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन आती है तो सब क्या करते हैं, दौड़ के अपनी अपनी जगह ले लेते हैं ना, ताकि हम आगे खड़े हो जाए तो हम ट्रेन में पहले चढ़ जाएंगे तो हमें जगह भी पहले मिल जाएगी। इसी तरीके से बहुत रश वाला आर है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला समय है, और क्राउड जो है, जो इतने सारे वहां पर लोग हैं, भीड़ है, उसमें क्या हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है किसके लिए? अपनी जगह बनाने के लिए। कहां पर? वो जो अंडरग्राउंड नीचे क्या है, एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म है। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous, yes, yet excited। और वहां पर क्या है स्टूडेंट्स, उस प्लेटफॉर्म पर ही एक दुबली पतली सी एक लड़की है, जो कि अपनी 17 साल की उम्र से क्या दिख रही है, थोड़ी जवान दिख रही है। वो जो लड़की है वो क्या है, बहुत ज्यादा बेचैन है, नर्वस है, लेकिन साथ ही साथ में वो क्या है, बहुत ज्यादा उत्साहित भी है। ठीक है, हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। जॉसल यानी कि धक्का देना, स्लाइट यानी छोटी और पतली, नर्वस यानी बेचैन, एक्साइटेड यानी कि उत्साहित। अब देखते हैं कि वो किस लिए उत्साहित है और किस लिए नर्वस है। Yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। वो क्या करती है, वो बहुत ज्यादा नर्वस है और उत्साहित है, और जब वो फील करती हैं उस कंपन को आती हुई ट्रेन के, यानी कि जब वो आती हुई ट्रेन के कंपन को महसूस करती हैं तो उन्हें क्या होती है, काफी ज्यादा नर्वसनेस होती है और काफी ज्यादा वह उत्साहित भी है। अब यानी कि वो किसी ऐसी बहुत ही बढ़िया जगह जा रही है जहाँ पे जाने की उन्हें क्या है, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London। ये उनका पहला दिन है, कहाँ पर? बहुत ही प्रतिष्ठित एक रॉयल अकेडमी है लंदन के अंदर, वहां पर उनका ये पहला दिन है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। और ये दिन जो है स्टूडेंट्स, ये जो पहला पहला दिन है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाने के लिए, ये किसी भी एक स्कॉटिश फार्म से आए हुए एक नौजवान जो बच्चे हैं या वहाँ के जो टीनेजर होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा डराने वाला क्या है, दिन हो सकता है। यानी कि कोई एक छोटी सी जगह से उठकर इतनी बड़ी जगह जाए तो फिर क्या होता है, उसे काफी ज्यादा नर्वसनेस होती है, लेकिन वहां जाने की क्या होती है, काफी ज्यादा खुशी भी होती है। मान लीजिए कि आप किसी बहुत ही, जैसे आप पहली पहली बार जब कॉलेज में आएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या लगेगा, काफी ज्यादा आप नर्वस रहेंगे कि माहौल कैसा होता है, कैसे कैसे लोग होते हैं, और बहुत सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पे आ जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ में आप क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, उत्साहित भी होते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। वाइब्रेशंस यानी कंपन, अप्रोचिंग यानी पास आती हुई, प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित, डॉन्टिंग यानी कि डरावना। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most। She was profoundly deaf। क्या बता रहे हैं कि ये जो लड़की है, ये महत्वाकांक्षी लड़की जो है, उसने तो क्या है, बहुत बड़ी चुनौती स्टूडेंट्स क्या की है, फेस की है। चैलेंज यानी कि चुनौती, उसने क्या किया है, बहुत बड़ी एक चुनौती को फेस किया है, और वो चुनौती क्या है कि वह पूरी तरीके से क्या है, बहरी है। यानी कि अब आपको पता चलता है कि हमारी जो ग्लीनी है वो क्या है, पूरी तरीके से बहरी हैं, यानी कि वह सुन नहीं सकती हैं। एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उनका ये जो धीरे धीरे जो सुनने की जो उनकी क्षमता कम हुई है ना स्टूडेंट्स, वो धीरे धीरे हुई है, यानी कि नियमित रूप से हुई है, दिन पर दिन क्या हुई है, उनकी सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती गई है। यानी कि पहले तो वह सुनती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि धीरे धीरे उनकी सुनने की क्षमता कम होती रही, और एक दिन ऐसा आया कि वह पूरी तरीके से क्या हो गई हैं, बहरी हो गई हैं। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उनकी जो मदर है वो याद करती है कि उन्होंने ऐसा महसूस किया था कि उनकी बेटी के साथ में कुछ गलत है, जब वो 8 साल की बच्ची क्या कर रही थी, वेट कर रही थी अपनी टर्न का पियानो प्ले करने के लिए। यानी कि वह लाइन में खड़ी होंगी और
उनकी मदर ने उन्हें क्या दिया होगा, उनका नंबर आने वाला होगा पियानो बजाने के लिए, तो उनकी मदर ने उन्हें आवाज लगाई होगी, सब अनाउंस कर रहे होंगे कि किसकी टर्न है, एवेलिनी की टर्न है, लेकिन उन्हें वो बात सुनाई नहीं दे रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन लोगों ने उसे आवाज दी, उसका नाम पुकारा, लेकिन वह हिली ही नहीं। यानी कि इससे उन्हें पता चला, उनकी मदर को एहसास हुआ कि एवेलिनी ग्लीनी के साथ क्या है, थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, क्योंकि वहां पर जो लोग थे जो अनाउंस कर रहे थे कि अब भाई किसकी टर्न है, उन्होंने उसका नाम पुकारा था, लेकिन वह तो हिली भी नहीं, यानी कि उसे सुनाई नहीं दिया कि उसका नाम पुकारा गया है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, ग्रेजुअल यानी कि नियमित। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लीनी। वह कहती है कि मुझे लगा, मुझे रियलाइज हो गया, मुझे महसूस हो गया कि उसने सुना ही नहीं। यानी कि वो अपनी बेटी के लिए कह रही हैं। उनकी जो मदर हैं, जिनका नाम क्या है, इसाबेल ग्लीनी है, वे बताती हैं कि मुझे लगा कि उसने सुना ही नहीं। यानी कि जब वह लोग उसका नाम पुकार रहे थे तो मुझे ये रियलाइज हुआ, मुझे ये एहसास हुआ कि उसने सुना ही नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, उसे आवाज दे रहे हैं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. अब कुछ समय तक तो स्टूडेंट जो एवेलिनी थी, उन्होंने क्या करा, अपनी ये जो बहरापन था, इसको अपने दोस्तों से और अपने टीचर से छुपाने की कोशिश की। तो कुछ टाइम तक वो छुपा रही थी, यानी कि वह लोगों को पता नहीं चलने दे रही थी, अपने दोस्तों, अपने टीचर्स को पता नहीं चलने दे रही थी कि वह क्या है, बहरी है, उन्हें सुनाई नहीं देता है। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a, और धीरे धीरे क्या हुआ, जब वह 11 साल की हुई स्टूडेंट्स, तो फिर उनके जो मार्क्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, बिगड़ने लग गए, खराब होने लग गए, क्योंकि वह स्कूल में पढ़ती होंगी और जो भी टीचर्स कुछ बोलते होंगे उन्हें सुनाई नहीं देता होगा, उन्हें समझ ही नहीं आता होगा कि आखिर पढ़ाया क्या जा रहा है। अगर आप अभी मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, है ना। तो इसी प्रकार से टीचर्स क्लासेस लेते होंगे, लेकिन उन्हें क्या है, सुनाई नहीं देता था। तो धीरे धीरे जब वो 11 साल की हुई तो उनके मार्क्स जो थे, जो नंबर थे, वो काफी ज्यादा बिगड़ने लग गए। और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्रिंसिपल होती हैं, उन्होंने उनके पेरेंट्स से, एवेलिनी के पेरेंट्स से क्या किया, अर्ज किया, विनती की। किस चीज की विनती की वो जानते हैं, उससे पहले करेंगे हार्ड वर्ड्स। कंसील यानी छिपाना, डिटोरिएटेड यानी बिगड़ना, अर्ज यानी कि विनती करना। तो किस चीज की विनती की, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसे कहाँ ले जाया जाए, किसी विशेषज्ञ के पास में ले जाया जाए, जो कि क्या करे, उसका इलाज कर पाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और फिर इस बात का पता चला, इस बात की खोज हुई कि उनकी जो सुनने की क्षमता है, उनकी जो हियरिंग है स्टूडेंट्स, वो क्या हो गई है, अत्यधिक खराब हो चुकी है। किस वजह से, ये जो धीरे धीरे वह कम सुन पा रही थी और इस पे ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो ये नियमित रूप से उनका क्या हो रहा था, नर्व डैमेज हो रहा था, यानी उनकी जो नर्व थी वो खराब हो रही थी, और इस वजह से उनकी हियरिंग जो थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, चली गई थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ, डिस्कवर्ड यानी पता लगाना या खोजना, सर्वली यानी कि अत्यधिक, इम्पेयर्ड यानी कि खराब, और एडवाइज्ड यानी कि परामर्श। दे वर एडवाइज्ड दैट she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उन लोगों ने उन्हें क्या किया, परामर्श दिया कि उसे क्या लगा लेना चाहिए, एक हियरिंग एड लगा लेना चाहिए। इस तरीके से क्या होती है, कान की मशीन होती है, आप लोगों ने बहुत बार देखी भी होगी। कई लोग क्या होते हैं, जब बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको सुनने में क्या होने लगती है, धीरे धीरे एक टाइम बाद दिक्कत होने लगती है। तो आपने देखा होगा कई लोग तब भी ये मशीन लगाते हैं, तो आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, नहीं तो आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या बोला, जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने बोला कि उसे क्या कर लेना चाहिए, एक हियरिंग एड लगा लेना चाहिए, और जो बहरे लोगों का स्कूल होता है, स्टूडेंट्स, वहां पर इन्हें भेज देना चाहिए। क्यों, क्योंकि वह सुन नहीं पा रही हैं, तो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वे समझ नहीं पाएंगी। तो जो भी ऐसे थोड़े से डिसेबल बच्चे होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, स्पेशल स्कूल्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइन लैंग्वेज के थ्रू क्या कराया जाता है, पढ़ाया जाता है।
एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। और सब कुछ अचानक से क्या हो गया था, काला हो गया था, ऐसा एवलिन कहती है। किसी को ऐसा पता चले कि अब वो अचानक से एक दिन ऐसा आए कि उसे पता चले कि सबको पता भी चल गया और उसे खुद को पता चले कि अब वह सुन नहीं सकता है, तो ये दिन किसी के लिए भी कैसा होगा, एकदम बहुत ही ज्यादा दुख भरा होगा। तो वह भी एवेलिन भी कहती हैं कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, कि सब कुछ अचानक से कैसा दिख रहा था, एकदम काला दिख रहा था। यानी कि उन्हें लग रहा था कि अगर मैं सुन नहीं सकती तो मैं क्या नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ना सुनना क्या हो सकती है किसी के लिए बहुत बड़ी एक क्या हो सकती है, डिसएडवांटेज हो सकता है, किसी के लिए बहुत बड़ी एक कमी हो सकता है। लेकिन इन्होंने इसे बिल्कुल भी एक कमी नहीं बनने दिया, ये आप आगे पढ़ेंगे। देखिए, बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवेलिन थी वो हार नहीं मानने वाली थी, वो गिव अप नहीं करने वाली थी। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. तो वह दृढ़ निश्चयी थी एक साधारण सा जीवन जीने के लिए जैसा कि बाकी लोग जीते हैं, और उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है संगीत के अंदर, उसे आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा रुचि थी म्यूजिक के अंदर, संगीत के अंदर। तो वह चाहती थी कि वह एक साधारण सा जीवन जिए और उनकी ये जो रुचि है संगीत के अंदर, इसे क्या करे, आगे बढ़ाए। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि म्यूजिक को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको किसकी होती है, कानों की होती है, हियरिंग आपको होनी चाहिए। पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बहुत बड़ी एक क्या बन गई, एक दिन म्यूजिशियन बन गई। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. तो एक दिन उन्होंने ध्यान दिया कि एक लड़की जो है वो क्या बजा रही है, ज़ाइलोफोन बजा रही है, इस प्रकार से होता है, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह भी क्या करेंगी, वह भी इसे बजाना चाहती हैं। उन्होंने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और उन्होंने सोचा कि मैं भी इसे बजाना चाहती हूँ। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। डिटरमिनाइड यानी कि दृढ़ निश्चय, परस्यू यानी अनुसरण करना, इंटरेस्ट यानी कि रुचि। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकॉशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो बहुत सारे जो टीचर्स थे उस स्कूल के अंदर, उन्होंने उसे क्या किया, हतोत्साहित किया, यानी कि डिस्करेज किया कि तुम नहीं कर सकती, क्योंकि तुम सुन नहीं सकती तो तुम संगीत बजाओगी कैसे, तुम कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उसे बजाओगी कैसे। लेकिन एक परकॉशनिस्ट थे, एक तालवादक थे जिनका नाम था रॉन फॉर्ब्स। इस नाम को आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने उनका जो सामर्थ्य था उसे पहचान लिया था, यानी कि उन्हें ऐसा लगा था कि ये जो लड़की है, इसमें क्या है, सामर्थ्य है, इसमें पोटेंशियल है और ये कुछ ना कुछ कर सकती है। He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. और उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने शुरुआत की कैसे, अब वो क्या करना चाहते थे कि देखना चाहते थे कि जो एवेलिन है उसमें कितना पोटेंशियल है, और उसे सिखाना चाहते थे कि अगर तुम सुन नहीं सकती तो भी तुम क्या कर सकती हो, संगीतकार बन सकती हो। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने दो बड़े बड़े जो ड्रम्स थे उनको अलग अलग ध्वनि पर, अलग अलग साउंड पे क्या कर दिया, सेट कर दिया। यानी कि कुछ टोन होती है ना, एक बहुत हाई पिच होती है, एक लो पिच होती है, जिसपे एक तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, और एक पर कम कंपन होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने दो ड्रम्स को क्या कर दिया, डिफरेंट नोट्स पर सेट कर दिया। और फिर उन्होंने कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि इन्हें अपने कानों से मत सुनो, कि ये जो साउंड है इसे अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कोशिश करो इसे किसी और तरीके से महसूस करने की। यानी कि ये जो साउंड है, ये जो ध्वनि है, ये जो वाइब्रेशन से, कंपन से, ये जो साउंड है पूरी, इसे तुम अपने कानों से मत सुनो, बल्कि क्या करो, कोशिश करो कि तुम किसी और तरीके से इस साउंड को क्या कर सको, महसूस कर सको। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित या निरुत्साहित, प्रिकॉशनिस्ट यानी कि तालवादक, पोटेंशियल यानी कि सामर्थ्य। यहाँ पर इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो अब एवेलिन कहती हैं स्टूडेंट्स कि उन्होंने महसूस किया कि जो हाई ड्रम थे, जो बड़े साउंड वाले ड्रम थे,
उसे वह अपनी वेस्ट के ऊपर महसूस कर पा रही थी। यानी कि जब बड़े वाले जो ड्रम थे स्टूडेंट्स वो बज रहे थे तो वो अपने वेस्ट, उनकी कमर से ऊपर उन्हें समझ में आ रहा था कि कोई हाई पिच वाले क्या हैं ड्रम्स बज रहे हैं। और जो छोटे वाले थे लोअर ड्रम्स थे जिनकी नोट क्या थी, छोटी थी, है ना, कम ध्वनि थी, उन्हें वह अपनी कमर से नीचे के हिस्से में क्या कर पा रही थी, महसूस कर पा रही थी। यानी कि जब वो दो ड्रम्स क्या हो रहे थे, क्या कर रहे थे, ध्वनि दे रहे थे, तो जो एवेलिनी है वह महसूस कर पा रही थी कि जो बड़े वाले ड्रम है अपने कमर से ऊपर वाले हिस्से में वह उसे महसूस कर पा रही हैं, और छोटे वाले ड्रम यानी कि जो लो पिच है उसे वह अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से में महसूस कर पा रही हैं। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered, जो हमारे फॉर्ब्स थे, जो उनके टीचर थे, वह इस एक्सरसाइज को बार बार दोहराते थे, और एवेलिन ने जल्द ही ये खोजा, क्या खोजा देखिए, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो उन्होंने ये खोजा कि कुछ जो नोट्स हैं स्टूडेंट्स, नोट्स यानी कि कुछ जो साउंड है ना, कुछ जो ध्वनियां हैं, जैसे म्यूजिक में क्या होता है, कुछ नोट्स होते हैं ना, एक नोट है, ई नोट है तो उस पे साउंड थोड़ी ऊंची जाएगी, एफ नोट है तो उस पे कम जाएगी, है ना, जो जिन बच्चों को म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा उन्हें पता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्हें पता चला, उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने खोजा कि कुछ नोट्स जो हैं वे उन्हें अपनी बॉडी के, शरीर के अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में क्या कर पाती हैं, महसूस कर पाती हैं। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. तो उन्होंने बोला कि मैंने सीख लिया था अपने दिमाग को खोलना और अपने शरीर को खोलना, किसकी, ध्वनि के लिए और कंपन के लिए। यानी कि मैं अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ओपन कर चुकी थी, यानी कि जब भी कोई साउंड होती थी ना तो उसकी जो कंपन होता था, वो जो ध्वनि होती थी, उसे मैं अपनी बॉडी में फील कर पाती थी, किसी ना किसी हिस्से में तो वह उस साउंड को क्या कर पाती थी, फील कर पाती थी। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी जो कुछ भी था, जिस प्रकार से स्टूडेंट धीरे धीरे वो आगे जाके इतनी सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनी, तो उसके बारे में वो कह रही है बाकी जो कुछ भी था वो क्या था, केवल दृढ़ निश्चय था, डिटर्मिनेशन था और हार्डवर्क था। यानी कि मात्र केवल, उसके बाद वाइब्रेशन तो वो बॉडी में महसूस कर पाती थी, लेकिन इससे थोड़ी ना कुछ होता है, उसके बाद उन्हें काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ी होगी, है ना। तो बाकी जो कुछ भी था वो मात्र उनका खुद का डिटर्मिनेशन था और हार्डवर्क था, उनका दृढ़ निश्चय था और उनकी कड़ी कड़ी मेहनत थी। हार्डवर्क रिवाइज करेंगे, शी यानी कि महीनिया मात्र। She never looked back from that point onwards. और उस समय से, उस पॉइंट से, उस बिंदु से उन्होंने कभी भी वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कि उन्होंने फिर उसके बाद कभी भी इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि वह सुन नहीं सकती हैं या उनमें कोई कमी है जैसा कि लोग कहते थे। उन्होंने कभी भी वापस मुड़कर उस पेज पर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उन्होंने क्या किया था, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, कि बहुत सारे क्या होते हैं, लोग होते हैं जो एक साथ क्या करते हैं, गाना गाते हैं या फिर क्या करते हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, एक बार यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया था, एक जवान, मतलब बहुत सारे यूथ उसके अंदर थे, और वो क्या था, ऑर्केस्ट्रा था, यानी कि बहुत सारे उसके अंदर क्या होते हैं, ताल वादक होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक दौरा किया था यूनाइटेड किंगडम का, और उस समय उन्होंने, वो कितने साल की थी, 16 साल की थी, और उन्होंने डिसाइड किया कि वह संगीत को ही क्या बनाएंगी, अपना जीवन बनाएंगी। यानी कि उन्होंने 16 साल की उम्र में स्टूडेंट ये ठान लिया था कि वो क्या बनने वाली हैं, एक म्यूजिशियन बनने वाली हैं। उनका जो पूरा जीवन है वो किसको डेडिकेट कर देंगी, वो डेडिकेट कर देंगी म्यूजिक को, संगीत को। हार्डवर्क रिवाइज करेंगे, टूर यानी कि दौरा, ऑडिशन यानी कि स्वपरीक्षण। अब देखिए आगे, शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी कि उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक है जो कि आपने पढ़ा कहाँ पर है, लंदन में है, याद रखेंगे। उसके लिए क्या किया था, ऑडिशन दिया था, स्वपरीक्षण किया था, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उन्हें
उस अकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे, सबसे ज़्यादा नंबर उन्हीं के आए थे, यानी कि आज तक किसी के भी इतने ज़्यादा नंबर नहीं आए थे। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि एक लड़की जो कि सिर्फ 16 साल की थी और वह सुन नहीं सकती थी, और फिर भी म्यूज़िक की दुनिया में वो पहली बार उन्होंने कहीं पे ऑडिशन दिया और क्या किया, हाईएस्ट स्कोर पाया। She gradually moved from orchestral work to solo performances, और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा का जो वर्क था, यानी कि इस तरीके से क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, ठीक है। तो पहले वो बहुत सारे लोगों के साथ में क्या करती थी, ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी, यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ, यानी कि ग्रुप के अंदर वो म्यूजिक करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो किस पर शिफ्ट हो गई, सोलो परफॉर्मेंस पे, यानी कि अकेले अकेले वो प्रदर्शन देने लगी। यानी कि पहले तो वो सबके साथ में कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अकेले प्रदर्शन करने लगी, सोलो म्यूजिशियन बन गई। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उनके 3 साल के जो कोर्स था उसके अंत तक उन्होंने स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो टॉप अवार्ड्स थे, बड़े बड़े जो अवार्ड्स थे, उन पे कब्जा कर लिया था, उन्हें ले लिया था। यानी कि जब तक 3 साल तक वो उस रॉयल अकेडमी के अंदर थी, तब तक उन्होंने उस 3 साल के कोर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े जो पुरस्कार थे, अवार्ड्स थे, वह मिले थे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, परफॉर्मेंसेस यानी कि प्रदर्शन, कैप्चर्ड यानी कि लेना। आगे देखिए, And for all this, Evelyn won't accept any hint of the heroic achievement. और for all this, इन सब के लिए जो भी अचीवमेंट उन सब ने पाई है, उन्होंने पाई एवलिन ने, वो इसे क्या नहीं मानती है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है कि क्या है, हीरोइक अचीवमेंट है, कि जो उन्हें कैसे मिल गई है, ये एक ऐसी उपलब्धि है जो उन्हें ऐसे ही मिल गई है। If you work hard and know where you are going, you will get there. वह कहती हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप क्या करें, हार्ड वर्क करें, आप कड़ी मेहनत करें और आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे। यानी कि अगर आप किसी जगह पहुँचना चाहते हैं स्टूडेंट, आपका क्या है, कोई गोल है, आपका कोई एम है, और आपको पता है कि आपका गोल और आपका एम क्या है, आप क्या चाहते हैं, कौन सी उपलब्धि पाना चाहते हैं, अगर आपको रास्ता पता हो तो फिर क्या होता है कि आप उस जगह पहुंच ही जाते हैं। बस आपको किसकी ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, यानी कि मेहनत की ज़रूरत होती है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधे ही कहाँ पहुंच गई थी, एकदम ऊंचाई पर पहुंच गई थी, एकदम शिखर पर पहुंच गई थी। यानी कि उन्हें पता था कि उन्हें कहाँ जाना है, उनका एम क्या है, और इसी वजह से एक दिन वो कहाँ पहुंच गई थी, एकदम शिखर पर, टॉप पर पहुंच गई थी। यानी कि वह काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई थी, सफल हो गई थी, फेमस हो गई थी। The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument, वे दुनिया की सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली, या फिर ये कह लीजिए सर्च की गई, खोजी हुई क्या थी, मल्टी प्रिकॉशनिस्ट थी। किसके साथ में, हजारों इंस्ट्रूमेंट, यंत्र जो थे उसकी मास्टरी के साथ में। यानी कि उन्होंने काफी सारे यंत्र जो थे, स्टूडेंट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो थे उनको बजाना सीखा था, उन्हें आता था। तो इतने सारे हजारों इंस्ट्रूमेंट उन्हें आता था, उनकी उन्होंने क्या कर रखी थी, मास्टरी कर रखी थी। मास्टरी यानी जब आप किसी चीज में क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आपको एक एक चीज उस चीज के बारे में पता होती है। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, और उनका जो शेड्यूल होता था, उनका जो क्या होती थी, समय सारणी होती थी, उनकी जो कार्य सूची होती थी, वह एकदम कैसी होती थी, अंतरराष्ट्रीय, हेक्टिक होती थी। यानी कि आपको पता ही है कि वे कितनी ज़्यादा फेमस और कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल थी, इसलिए जो उनका इंटरनेशनल स्केड्यूल होता था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समय सारणी होती थी, कभी उन्हें यहाँ जाना पड़ता था परफॉर्म करने, कभी उन्हें कहीं और जाना पड़ता था परफॉर्म करने। इसी वजह से उनका जो स्केड्यूल होता था स्टूडेंट, वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता था, काफ़ी ज़्यादा थकान वाला होता था, काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होता था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, हेक्टिक यानी कि अत्यधिक व्यस्त। अब स्टूडेंट जानते हैं कि आखिर हमने इस पार्ट से सीखा क्या है, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो देखिए, द पावर ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, हमने क्या जाना है, हमने सीखा है कि अगर मनुष्य में क्या है, सामर्थ्य है, तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि जो शक्ति है
मानव के सामर्थ्य की वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर ह्यूमन को पता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है और वो उसके लिए काम करता है तो वह कुछ भी पा सकता है। साथ ही साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। देखिए पहला सवाल, हाउ ओल्ड वॉज एवेलिनी व्हेन शी वेंट टू रॉयल म्यूजिक अकेडमी। जब एवेलिनी रॉयल म्यूजिक अकेडमी में गई थी तो वह कितने साल की थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 17 ईयर्स ओल्ड, बी 18 ईयर्स ओल्ड, सी 19 ईयर्स ओल्ड, डी बिलो 17। 17 साल से कम थी या फिर 17 साल की थी, 18 साल की थी या 19 साल की थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि एक 17 साल की लड़की क्या कर रही थी, प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रही थी, नर्वस खड़ी थी, एक्साइटेड खड़ी थी। तो हमें पता है ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु स्पॉटेड एवेलिनीज पोटेंशियल। एवेलिनी का जो सामर्थ्य था उसे किसने भाप लिया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हर फादर, बी फ्रेंड, सी मदर, डी रॉन फॉक्स। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जितने भी टीचर्स थे वह उसे क्या कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे, लेकिन एक टीचर थे जिनका नाम था रॉन फॉक्स, उन्होंने क्या कर लिया था, एवेलिनी का जो पोटेंशियल था, सामर्थ्य था, उसे स्पॉट कर लिया था। तो ऑप्शन डी स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द रॉयल म्यूजिक अकेडमी। रॉयल म्यूजिक अकेडमी कहाँ पर थी? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए यूएस, बी बर्मिंघम, सी पेरिस, डी लंदन। तो ध्यान कीजिए, हमने पढ़ा था कि ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। रॉयल म्यूजिक अकेडमी कहाँ पर है? लंदन में है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।